नमस्कार दोस्तों, जैनगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यूकेपीएससी ने दोस्तों अपना नवीन कैलेंडर जारी किया और उसमें एएसओ उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की एग्ज़ाम डेट को दोस्तों घोषित कर दिया है। 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्स्ट पेपर जिसमें आपकी 50 नंबर की हिंदी आएगी, 50 नंबर की एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप कह सकते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें, ये आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपसे 50 मार्क्स आपके इसी चैप्टर के रहने वाले हैं, टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के, जबकि हिंदी के 50 मार्क्स रहेंगे, लेकिन ये आपके मेरिट में दोस्तों जुड़ेंगे। फिर इसके बाद सेकंड पेपर है, वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉमन पेपर है और कॉमन पेपर में जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स रहेंगे उसी के ही सिलेक्शन के दोस्तों ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि सेकंड पेपर है वहाँ पर आपको स्किलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों हम आज जो फर्स्ट पेपर है इसका महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आज इसकी डेफिनेशन, डिस्ट्रेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है और इससे संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू हैं दोस्तों वो हम आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी नई एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से दोस्तों ये ऐप है, जिसको कि आप एप्लीकेशन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड दोस्तों ये ऐप है, इसको आप आसानी से अपने मोबाइल पर दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको भी दोस्तों नए नए चीज़ें देखने को मिलेंगी, न्यू कोर्सेज दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी का अगर आपको कोर्स लेना है तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम मूल्यों में दोस्तों इस कोर्स को रखा गया है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी दोस्तों हमने निकाले और स्पेशल दोस्तों ऑफर चल रहा है, जो कि कल तक ही वैलिड रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स इन जनरल के बारे में, यानी कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स है क्या। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जैसे कि नाम से पता लगता है, तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या है दोस्तों, डेटा है। यहाँ पर दोस्तों स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो कि डील करती है विद कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि हमने इसमें डेटा को दोस्तों कलेक्ट करना है, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना है, उस डेटा को प्रेजेंट करना है और इसके अलावा डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो एक्चुअली ये पूरी की पूरी एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जहां पर हमारे लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो बात करती है वो हमेशा एवरेज पर बात करती है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये हमेशा एक तरह से अप्रोक्सीमेट साइंस है। आपने इसको समझना है, कहीं ना कहीं यही इसकी खूबी भी है और यही इसकी कमजोरी भी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि दी गई है, जो आर ए फिशर हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिशियन थे, इनके द्वारा जो जो डेफिनेशंस दी गई है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने इनका पहली जो डेफिनेशन था, द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियली अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मे बी रिगार्डेड एज मैथमेटिक्स अप्लाइड टू ऑब्जर्वेशनल डेटा। अब देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये स्टैटिस्टिक्स है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है। देखिए, एक होता है थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, एक होता है उसकी एप्लीकेशन, यानी कि उसका निजी जीवन में प्रयोग, है ना। तो एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक एसेंशियली अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जिसका यूज हम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे डेटा, लाइक जैसे अगर हमारा बेरोजगारी की दर है, ठीक है ना, या फिर हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, या फिर और भी कई चीजें हैं, जैसे कि हमारे कई तरह के इंडेक्स चलते हैं। होल जैसे हमने देखा होगा भैया, होलसेल, ये आपका जो WPI होता है, ठीक है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस तरह के दोस्तों आपके कई सारे जो डेटा है, ये कहाँ से आते हैं दोस्तों, ये आपके स्टैटिस्टिक्स से ही आते हैं, है ना। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की मदद से दोस्तों हमें ये पता लगता है कि बिजनेस में दोस्तों बड़ी काम आती है, यानी कि अगर हमें किसी लॉट को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वहां पर हम वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड का वहां पर यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी टाइम सीरीज एनालिसिस होती है, जिसमें हम बहुत सारा, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दोस्तों हम क्या करते हैं, आगे की फर्दर अपनी बिजनेस प्लानिंग करते हैं। तो एक तरह से जो स्टैटिस्टिक्स है उसको इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स का नाम लिया है, कि जितने भी हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़े हैं उसको हम कहीं ना कहीं आगे हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं और उन चीजों का यूज कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स का नाम लिया है। कई सारी जगह पे आपको दोस्तों स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स विच स्पेशलाइज द डेटा। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास दोस्तों डेटा है, उस डेटा में दोस्तों आपने स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करना है। उसके बाद दोस्तों आपने उसके लिए फ्यूचर पॉलिसीज को निर्धारित करने, जैसे इकोनॉमिक्स में भी हमारा यही काम होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डेटा होता है, डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, ये तो वैसे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे की पॉलिसी बनाते हैं, हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जिसमें आपका क्या होता है, डेटा का यूज होता है, और डेटा में ही हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं, और उससे हम आगे फर्दर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे हमने क्या करना है, या फिर अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, या हमारा पास्ट में क्या हुआ है, उसकी एक पिक्चर को दोस्तों ये हमें सामने प्रेजेंट करता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी कितनी महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी डेफिनेशन है, जैसे कि लॉवेट के द्वारा डेफिनेशन दी गई। देखिए इन्होंने बहुत आसान सी डेफिनेशन दी है कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो कि डील करती है कलेक्शन, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग numerical data and collected to throw light of any sphere of inquiry। कोई भी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी हो, आप देखिए कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है हमारा इंक्वायरी में, तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि डेटा कलेक्शन पर डील करती है, उसको क्लासिफाई करती है। क्लासिफाई का मतलब है कि हम जब उसको टेबल में रखते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटिंग यानी कि हम ग्राफ का उपयोग करते हैं, जिस ग्राफ की मदद से, जैसे बार डायग्राम होता है, ठीक है ना, हिस्टोग्राम होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, हम प्रीवियस डेटा को कंपेयर करते हैं कि भैया पिछले साल जो हमारा WPI था वो इतना था, आज इतना है, ठीक है ना, या पिछले महीने इतना था, अभी इतना चल रहा है ना। इसी से हमारे जैसे WPI है, CPI है, इसी के से हमारा जो सरकारी कर्मचारियों का जो DA है, DNL अलाउंस है, वो बढ़ता है, या फिर आपके जो पेंशनर्स होते हैं उनको DR मिलता है, DNS रिलीफ मिलता है उनको। तो कई सारी जो चीजें होती है इसके अकॉर्डिंग होती है। हमारी जो महंगाई दर है इसी के अकॉर्डिंग मेजर की जाती है कि अभी देश में कितनी महंगाई दर चल रही है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें। इसके बाद इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि उसकी व्याख्या करना। ओके, तो कोई भी आपका स्पीयर इंक्वायरी का, चाहे आप नेशनल इनकम की बात करें या फिर आपका कोई भी प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ठीक, तो उस पर आपकी क्या करती है, ये लाइट को थ्रो करता है। तो इस तरह से आप समझिए, इस डेफिनेशन को आपने समझना है कि भाई क्या ये कहना चाह रहा है, स्टैटिस्टिक्स है क्या एक्चुअली ना। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। इसके अलावा टिपिट की डेफिनेशन है, ठीक। टिपिट क्या कहते टिपिट क्या कहते हैं, प्लानिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे एंड विदाउट स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग इज इनकंसीवेबल। यानी कि प्लानिंग अगर करनी है तो विदाउट स्टैटिस्टिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि सिंपल सी बात है, इनकन्विंसिबल है, यानी कि प्लानिंग करने के लिए ही स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डेटा चाहिए और डेटा के अकॉर्डिंग ही हम दोस्तों क्या करते हैं, प्लान करते हैं। इसके अलावा इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को साइंस और आर्ट दोनों की संज्ञा दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिशियन के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा मूड है, मूड के द्वारा भी ये है, ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्निक फॉर रिसर्च वर्कर। तो रिसर्च एंड वर्कर को ये स्टैटिस्टिक्स टूल एंड टेक्निक्स को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डेजरेली की भी डेफिनेशन है। देखिए अब ये एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रेस को बताते हैं। डिस्ट्रेस इन द सेंस कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को झूठ से कंपेयर किया है, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले बोला कि ये एवरेज में ट्रू होती है। अब देखिए आपके पास जो डेटा है, डेटा के आधार पर ही आप दोस्तों क्या करते हैं, कोई चीज की इंटरप्रेट व्याख्या करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो डेटा है, डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, हमारे देश में अगर जैसे NSS हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो कि आपका पहले, जो कि आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। तो ये दोस्तों अगर अपने काम को सही से ना करें, ये डेटा को सही तरीके से कलेक्ट ना करें, तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो हमारे देश में बेरोजगारी की दर है, या फिर कोई और चीज जिसको हम दिखाना चाहते हैं, उसको आप गलत तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है उसको इन्होंने झूठ की संज्ञा दी है ना। कभी कभार क्या होता है कि डेटा के दूसरे एस्पेक्ट को भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ना। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हम किसी स्कूल में का सर्वे करना चाहते हैं, तो उस स्कूल के सर्वे में हमने देखा कि भैया किसी क्षेत्र का, हमने कहा कि भैया इस स्कूल में इस जो
क्वालिटी है स्कूल्स की वो क्या है, उसके हमने कुछ स्टैंडर्ड रखे कि भैया स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, उसमें टॉयलेट की सुविधा, उसमें कितने क्लासरूम है, उसमें टीचर्स का स्टैंडर्ड, वो सारी के सारे हमने स्टैंडर्ड रखे, कुछ ऑब्जेक्टिव रखे और उसके आधार पर हमने क्या किया, सैंपल लिया। अब सैंपल के लिए हमने क्या किया कि भैया कुछ ऐसे क्षेत्र रखे कि जहां पर स्कूलों की पोजीशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है ना। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई हल्द्वानी या देहरादून का एक ऐसा क्षेत्र लीजिए कि जहां पर स्कूलों की पोजीशन बहुत अच्छी है और वहीं से ही हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। अब डेटा को जब मैंने कलेक्ट किया और उसके आधार पर हमने पूरी पॉपुलेशन के डेटा को क्या कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया। तो हमने कहा कि भैया देखो यहाँ पर तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है, पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, लाइट की सुविधा बहुत अच्छी है, टीचर्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इस तरह से क्या है, डेटा को क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपने पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है कहीं ना कहीं वो दोस्तों आपकी क्या है, इसी तरह से उस पर डिस्ट्रेस बन जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभार आपने देखा होगा कि भैया देश में इतनी महंगाई दर चल रही है और कभी कभार क्या होता है कि ऐसे ऐसे डेटाज आ जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले क्या है कि भाई ये बोला गया था कि अगर आप 32 रुपए कमाते हैं पर डे का तो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप 32 रुपए राजधानी दिल्ली में कमाते हैं तो ये रहेगा कि भैया आपका पूरा गुजारा चल जाएगा। इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये कहाँ से आया, ये आपके पास डेटा से आया। इन्होंने क्या किया कि भैया देखे भाई होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा कि वहां पर कितना है आटे का मूल्य, यहाँ पर कितने का मूल्य, उसके आधार पर इन्होंने इनकम इतनी घोषित कर दी। तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो एक्चुअल रियलिटी से क्या होती है, डिफरेंट है। इसलिए क्या आता है, डिस्ट्रस्ट आता है स्टैटिस्टिक्स पे, है ना। कई सारे डेटा ऐसे होते हैं, जैसे कि एक मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं सड़क है, ठीक है ना। अब सड़क पे ये माना गया कि भाई सड़क के किनारे चलने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा वो दुर्घटना पाई गई, है ना। दुर्घटना पाई गई कि भैया 100 में से माना गया कि भैया जो 90 लोग, मान लेते 100 लोगों की दुर्घटना हुई सड़क में, इसमें से 90 लोग ऐसे थे जो कि सड़क के किनारे चल रहे थे, है ना। तो सड़क के किनारे चलने वाले 90 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई या वो इंजर्ड हो गए, ठीक है ना। तो अब 10 लोग कहाँ चल रहे थे, मिडिल में चल रहे थे। तो क्या मिडिल में चलना सेफ है ना। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये लगता है पता, अगर जैसे कोई इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करना चाहेगा तो इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहेगा कि सड़क के किनारे चलना सेफ नहीं है, सड़क के मिडिल में चलना क्या है, सेफ है। तो इस तरह से क्या है, तस्वीर को गलत तरीके से शो किया जा सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, है ना। कभी कभार क्या होता है कि ये बोला गया कि 100 लोग हैं जिनकी शराब पीने से मृत्यु हुई, ठीक है ना। 100 लोगों की मृत्यु तो हो गई शराब पीने से, जैसे 1000 है, 1000 लोगों का ये डेटा देखा गया और 1000 लोगों में से पाया गया कि 100 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई ड्यू टू, या उनका लीवर खराब हो गया शराब पीने से, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो शराब नहीं पीते हैं क्या उनका लीवर सही है, ये जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो उस डेटा को देखा नहीं गया कि भैया कैसे, मतलब कि बाकी का जो लीवर खराब, जैसे मान लेते हैं 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से 100 लोगों का लीवर खराब हो गया ड्यू टू मतलब कि अल्कोहल कंजप्शन से, ठीक है ना। तो जो बाकी के जो 900 लोग हैं उनका कैसे हुआ, ठीक। तो ऐसे में जो नहीं पीते हैं वो जरूरी है कि सेफ हो, ऐसा नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि डेटा को मैनिपुलेट भी किया जाता है, ठीक है ना। तो डेटा को सही तरीके से नहीं बताया जाता, तो इस कारण से इसको क्या होता है, एज ए लाई इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर समझनी है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों क्या है, डिस्ट्रेस है। यानी बेसिकली अगर कोई गलत तरीके से इसका यूज करेगा तो स्टैटिस्टिक्स के डेटा को मैनिपुलेट करके इसका गलत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये डेजराली के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, ओके। इसी तरह से दोस्तों इसमें और भी कई चीजें, जैसे कि ये भी हैं, ये डैरल हफ है, इन्होंने भी स्टैटिस्टिक्स को एज ए डिस्ट्रेस लिया है, ठीक है ना। वेल रैप्ड स्टैटिस्टिक्स इज बेटर देन हिटलर्स बिग लाई, इट मिसलीड्स येट इट कैन नॉट बी पिन्ड ऑन यू। तो देख सकते हैं आप कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मतलब इन्होंने इस तरह से इसको बोला कि एक मिसलीडिंग है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरी तरह से बोला कि स्टैटिस्टिक्स का डेटा वो पूरी तरह से मिसलीड करता है। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, ये डिस्ट्रेस बताता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या है और क्यों इस पर डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इट इज डील ओनली विथ डेटा, ये एवरेज पर हमेशा बात करती है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज को समझना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, क्या क्या इसकी शाखाएं हैं, ठीक।
तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। आप में से कई लोगों ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, जब आप ग्रेजुएशन में रहे होंगे तो ग्रेजुएशन में आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, हो सकता है थर्ड ईयर के पेपर में पढ़ी हो, एज ए पेपर पढ़ी हो। तो इसमें जनरली होता क्या है, हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन, इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड आती है, ठीक है ना, जैसे इसमें कलेक्शन है, टेबुलेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आता है। तो पहले आपकी आती है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में आपका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जैसे कि जनरली जैसा आपका मीन, मीडियन, मोड हम निकालना सीखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आते हैं, वो आपने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि थोड़ा वो हायर लेवल वाले स्टैटिस्टिक्स वो ही पढ़ते हैं प्रॉपर्ली। सैम्पलिंग डिजाइन आते हैं, इसमें आपका BIBD है ना, और CRD सब आते हैं। RBD आता है, रैंडम ब्लॉक डिजाइन, तो वो सब आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल ये आप पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे कि इसमें कलेक्शन है, टेबुलेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आती है, तो इसमें आपका क्लासिफिकेशन एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है कि कैसे आप डेटा को क्लासिफाई करेंगे, उसको किस तरह से डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सब के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। कोई अभी मैं आपको खाली बेसिक बेसिक सा बता रहा हूँ। इसके अलावा एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जनरली होता क्या है कि ये पूरी की पूरी सैंपल थ्योरी पर बेस्ड है, सैम्पलिंग बोलते हैं इसको एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक एंटायर पॉपुलेशन है, उस एंटायर पॉपुलेशन में से आप एक सैंपल उठा के ले लेते हैं, और उस सैंपल के आधार पर, दिस इज सैंपल, इसके आधार पर आप इस एंटायर पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी स्कूल के बारे में बताया था कि कैसे आपने एक किसी क्षेत्र के स्कूल की क्या पोजीशन है उसके बारे में पता लगाना है, तो आपने कुछ स्कूलों का डेटा उठा के रख लिया, उसके आधार पर आपने उस पूरे क्षेत्र के बारे में पता लगा लिया कि भाई हाँ, इस क्षेत्र में स्कूलों की पोजीशन क्या चल रही है। या फिर अगर आपको मान लेते हैं आपने ये पता लगाना है कि भाई एवरेज एज क्या है मैरिज की किसी क्षेत्र की, तो आपने वहां पर कुछ कपल्स से डेटा उठाया, है ना, और तो आपको पता लगा कि भाई इतने एज में यहाँ पर एवरेज मैरिज हो जाती है पूरा, या फिर पूरे देश का भी देखना चाहते हो, तो फिर आपने क्या किया, कुछ क्षेत्र से सैंपल उठाया, पूरे मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। फिर आपने देखा कि हाँ, एवरेज एज इंडिया में इतनी चल रही है ना, यानी कि मैरिज इतने साल में लोग कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग, या फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वो पार्ट होता है, यानी पूरी पॉपुलेशन का आइडिया लगा लेना। इसके बाद आती है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का वही है कि जो अभी तक हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, जो हमें टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, उनका यूज करना डे टू डे लाइफ में, ठीक है ना। जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस, देखिए सेंसस जो मेथड होती है, जब आप हम जो जनगणना करते हैं, और इस जनगणना में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिट के पास जाया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि उसका डेटा क्या है, ठीक है। ऐसी नेशनल इनकम है, इसके अलावा प्रोडक्शन है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, ये सब इसके अंतर्गत आती है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इसके अंतर्गत आता है, बायो स्टैटिस्टिक्स, ये सभी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बात है। यानी कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आपने पढ़ी है, उसको आपने क्या करना है, अपने अप्लाइड करना है, उसका यूज करना है, उसकी एप्लीकेशन करनी है, उसका प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद अब आती है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हमने डिस्ट्रेस की बात करी, जो हमें डेफिनेशन दी गई, क्यों बताई गई, उसके बाद बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टैटिस्टिकल डील करता है केवल क्वांटिटेटिव डेटा पे, ये क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता है, क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं करता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अगर होती भी है तो उसको आप न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उससे जो रिजल्ट होते हैं वो उतने ऑथेंटिक नहीं होते, उतने रिलायबल नहीं होते, ठीक है ना। इसमें हमारी मेथड ऑफ रैंकिंग स्कोरिंग आती है, तो आपने रैंक दे दी या फिर आपने स्कोर दे दिया, स्केल कर दिया, ठीक है ना, उससे आती है। तो जनरली जो स्टैटिस्टिक होती है वो किस पर डील करती है, हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा पे करती है, ठीक। ये हमेशा क्वालिटेटिव डेटा को ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स हमेशा ट्रू होती है एवरेज पर, ये हमेशा एवरेज की बात करती है, एवरेज इनकम, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि किसी अगर एवरेज वेट, एवरेज हाइट, ठीक है ना, इस पर ही बात चलती है। अब एवरेज निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, अब वो हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बात करेंगे तो वो सेंट्रल डेटा की बात करेगा, उसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, ठीक है ना। तो वो एवरेज पर ही बात होती है कि हाँ भाई, यहाँ पर एवरेज भारतीयों के जूते का साइज इतना होता है, ठीक है ना। एवरेज इंडिया में जो शादी की एज है वो इतनी होती है ना। एवरेज
जो 18 साल के बच्चे का वेट इतना होता है, ठीक है ना। एवरेज इनकम किसी कंपनी में पर्टिकुलर आपको इतनी मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि वहां हर आदमी को उतनी तनख्वाह मिल रही है, एवरेज होती है, उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, एवरेज पर बात करती है, ठीक। इसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा हमेशा मास पे बात करता है, मास पे। जैसे मैंने पहले बोला कि आपके पास जो डेटा होगा वो सिंगल डेटा नहीं होगा, आपके पास बहुत सारा डेटा होगा। एक क्लास में पढ़ने वाले 40 स्टूडेंट है, तो आपने एवरेज मैथमेटिक्स स्कोर निकालना है तो 40 लोगों की बात होगी, ऐसा नहीं कि एक सिंगल आदमी की बात हो रही है, ठीक है ना। ये हमेशा इंडिविजुअल पे बात नहीं करता। तो कभी भी स्टैटिस्टिक्स में सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं होती है, हमेशा इसमें मास की बात होती है, हमेशा इसमें डेटा ज्यादा लोगों की बात होती है, हमेशा ग्रुप की बात होती है, सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं होती, ये आपने समझना है, ठीक। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो इसके रिजल्ट होते हैं वो करेक्ट होते हैं जनरल सेंस में, ठीक है ना। और देर इज ऑलवेज एरर, वहां पर हमेशा दोस्तों एरर होता है। वो एरर कुछ भी हो सकता है, वो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, इसके अलावा वो कोई मैथमेटिक्स हमने एरर कर दिया वो भी हो सकता है। वो कई तरह के दोस्तों वहां पर एरर होते हैं, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जनरल सेंस में करेक्ट होते हैं, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं होते, ठीक है ना। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स से सिर्फ हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है ना। किसी पॉपुलेशन का हम कंक्लूजन निकालते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दे रहा है, हम सिर्फ इसकी मदद से क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। हमारे पास ये डेटा है, उस डेटा के आधार पर ये चीज आ रही है, ये चीज है, इसके आधार पर फिर क्या है, आगे को पॉलिसीज बनाई जा सकती है। पॉलिसीज किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, पॉलिसी का निर्धारण करते हैं आगे जाके, ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ डेटा के आधार पर बताते हैं कि ऐसा है, ऐसा चल रहा है, ठीक। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स कैन मिसयूज्ड इन मेनी वे, जैसे मैंने पहले बोला, रॉन्ग एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कैन यू मिसलीड एंड इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, ओके। इसके बाद अब आता है इन्वेस्टिगेशन। कितने टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है थ्रू द सेंसस मेथड, सेंसस मेथड का मतलब है हर एक बंदे के पास जाओ एक एक करके, और एक होता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू सैंपल, यानी कि हर एक बंदे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, एक सैंपल उठा लो, ठीक है, उस सैंपल के आधार पर संपूर्ण पॉपुलेशन का बारे में पता लगा लो। इन्वेस्टिगेशन थ्रू सेंसस मेथड में आपको हर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बारे में पता लगाना होगा और उसके आधार पर कंक्लूजन निकालना होगा। जैसे सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे जनगणना में जाते हैं तो उसमें हर किसी इंडिविजुअल के बारे में जाते हैं, वहां पर डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेशनल इनकम में भी आप क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं और उस व्यक्ति की प्रति फिर आप क्या करते हैं, आय निकालते हैं, है ना। अब सैंपल मेथड में क्या है कि जैसे आपने वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने किसी एरिया के क्षेत्र के बारे में बताना है कि भैया यहाँ पर एवरेज स्कूलों की क्या अवस्था है, तो फिर उसके आधार पर आप क्या करते हैं, सैंपल उठा के ले लेते हैं, तो सैंपल मेथड होती है, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज होता है कि जब आप क्या करते हैं, एक डेटा को उठाते हैं तो उसमें कुछ मेथड्स होती है, उनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आती है सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का मतलब है इंक्लूड ईच एंड एवरी यूनिट और ऑब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन अंडर द रेफरेंस ऑफ इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारी इंक्वायरी है उसमें हमने क्या करना है, हर एक यूनिट या ऑब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो वी हैव टू इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल और यूनिट विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, ठीक। तो हमें हर एक बंदे के बारे में जा जाके वहां पर इन्वेस्टिगेट करना होगा, ठीक है। इसको हम सेंसस मेथड बोलते हैं। सैंपल मेथड, इन्वेस्टिगेटर हैज टू सेलेक्ट सम यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन अबाउट विच कंक्लूजन हैव टू बी ड्रॉन, ओके। हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स उठानी होगी। अब ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से उठा दी, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कौन सी यूनिट्स कहां से उठानी है, कैसे उठानी है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड में हम सैम्पलिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। वो आपका अभी है नहीं स्कोप में, लेकिन फिलहाल वो चीजें हम करते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टेड मेथड की मदद से हम उसको उठाते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। और ये जो रिजल्ट होता है, जो हमारे सैंपल के आधार पर निकलता है, ये पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक। हम पूरी पॉपुलेशन का आइडिया लगाते हैं इसके आधार पर, समझ रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 4 मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना, इसके बाद इसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करना रिजल्ट का। डेटा कलेक्शन सबसे पहला हमारा प्राइमरी काम होता है, उसके बाद उस डेटा को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट करने के तरीके से आप उसको टेबुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ
एनालिसिस करना विद वी यूज वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसकी मदद से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद उस डेटा की व्याख्या करना। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। इसके बाद देखिए मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम कौन कौन सी मेथड है जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब डेटा जब आप कलेक्शन में जाएंगे तो कौन कौन सी मेथड हो सकती है। सबसे पहले तो क्या होती है, डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी मेथड, यानी कि आप डायरेक्टली जाएं बंदे पे और इंक्वायरी करें। इसके बाद एक हो सकता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट में आप डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उससे ओरली पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब है कि आपने फोन के थ्रू पता लगा दिया या फिर वैसे पता लगा दिया। ठीक है ना, तो आप इस तरह से पता लगा सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू पता लगा इनडायरेक्टली कि भाई वहां पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे इसको। ठीक है ना, एक तो डायरेक्ट हो गया, एक हो गया इनडायरेक्ट। ठीक, इसके बाद है बाय फिलिंग शेड्यूल। एक आपने क्या किया, शेड्यूल बनाया और शेड्यूल भरवा दिया लोगों से। ठीक है ना, ये डेटा है, इसको आप भर दीजिए। ठीक, इसके बाद एक आता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर भी दोस्तों उसी टाइप का पार्ट होता है। क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके आधार पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन के आधार पर आप क्या ले लेंगे, उनको मेल कर देंगे या फिर साथ साथ करते हैं, है ना। इसके अलावा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एजेंट और करस्पॉन्डेंट, फिर ये वही वाली बात है, ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की तरह ही है। लोकल एजेंट से आपने पता लगाया कि भाई क्षेत्र की क्या हालत है। ठीक है ना, इसके अलावा ओल्ड रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं। ठीक है, चाहे आप अब जैसे मान लेते हैं, अगर आप कोई डेटा देखना चाहते हैं, इन्फेंसी का डेटा देखना चाहते हैं, या फिर बर्थ रेट का आप डेटा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर। ठीक है, या नगर पालिका नगर निगम होता है, तो वहां पर से आप ओल्ड रिकॉर्ड्स को उठा के देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई और अन्य है, जैसा अगर आपको कुछ भूमि से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके वहां से ओल्ड रिकॉर्ड्स उठा के देख सकते हैं। पाइपलाइन या सीवर की व्यवस्था को देखना चाहते हैं, तो वहां से आप ओल्ड रिकॉर्ड्स उठा सकते हैं। तो वही वाली बात है। ठीक, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब अपनी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स होती हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी मेथड है, इसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा में हम जाएंगे, सीधे सीधे हम खुद उसको कलेक्ट करेंगे। इसमें अब ओल्ड रिकॉर्ड्स का अर्थ ये है कि आपने किसी दूसरे के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया था, आप उसको दोबारा से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना, प्राइमरी का मतलब खुद जाना है, पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद सेकेंडरी। तो देखिए काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, पहला क्या होता है, प्राइमरी डेटा। डेटा का प्राइमरी डेटा का मतलब यह है कि आप क्या करें, उसको खुद कलेक्ट करें जाके। ठीक, विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स और इंडिविजुअल डायरेक्टली, एंड दिस डेटा हैव नेवर बीन यूज फॉर एनी पर्पस अर्लियर। एक ऐसा डेटा है जिसको पहले कभी यूज नहीं किया। ठीक है ना, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा का मतलब यह है कि ये डेटा किसी ने यूज किया होगा और इसको स्टैटिस्टिकली ट्रीट किया होगा, इसका यूज किया होगा, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकला होगा। अगेन इस सेम डेटा को आप क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेंसस की 2011 की जनगणना है। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के आधार पर हमें पता है कि भैया कहाँ पर क्या है। ठीक है ना, हमारे उत्तराखंड की बात करें तो हमें पता है कि भैया यहाँ पर उत्तराखंड में अ, मतलब हमारे पास डेटा है कि भैया एनएनपी में, मतलब हम जैसे बात करते हैं नैनीताल नगर पालिका परिषद है, तो नैनीताल नगर पालिका परिषद में पता है कि भैया अभी यहाँ पर कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं। ठीक है ना, कितनी किसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके अलावा हमें यही पता है कि अ, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है ना, अब इसका हमें फर्दर कहीं और यूज करना है। जैसे मान लेते हैं हमारा अभी नैनीताल में मास्टर प्लान बन रहा है। ठीक है ना, अब मास्टर प्लान जो बन रहा है उसमें भी दोस्तों हमें इस डेटा की आवश्यकता है। ठीक, तो उस डेटा की आवश्यकता है, तो मैं कहाँ खुद कलेक्ट करूं, मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, अपनी सेंसस 2011 की जनगणना का यूज कर लूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पर इतना है, तो वही पॉपुलेशन मैंने उठा के यहाँ डाल दी। ठीक, उसको मैंने आगे फर्दर यूज कर लिया कि भैया हमें पता है भाई नैनीताल में इतनी जनसंख्या है, यहाँ इतने महिला, इतने पुरुष हैं, इतने शिक्षित हैं, इतने अशिक्षित हैं, है ना, और इतने यहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है, इतने यहाँ पर वर्कर हैं, इतने यहाँ पर नॉन वर्कर हैं। ऐसे ऐसे करके हमने डेटा सीधे सीधे हमने क्या कर लिया, 2011 की सेंसस से यूज कर लिया। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा बोलेंगे, यानी कहीं से हम यूज कर रहे हैं। ठीक, खुद नहीं गए एक एक जगह, हमने बस बुक से उठा के उसको यूज कर लिया।
इसके अलावा अब आता है रिक्विसाइट्स ऑफ रिलायबल डेटा, मतलब कि क्या क्या खूबी होती है रिलायबल डेटा की, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया वो रिलायबल है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, इट शुड बी कंप्लीट, डेटा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसके अलावा एक्यूरेट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा होमोजीनियस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसमें होमोजीनिटी होनी चाहिए, सभी से जो डेटा आपने एक ही तरह से कलेक्ट किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ पूछा है, किसी से कुछ पूछा है, ठीक है ना, और मतलब आप किसी से कुछ और चीज पूछ रहे हैं, किसी से और कुछ, ताकि उसका जब बाद में जब वो अब उस डेटा को कलेक्ट करेंगे तो आपको पता चला किसी व्यक्ति के बारे में आपको कोई और जानकारी मिली, किसी व्यक्ति के बारे में कोई और जानकारी मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे एक समान होना चाहिए, ठीक है ना, होमोजीनिटी हमेशा होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा प्रिकॉशंस एंड प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो पर्पज, आपका पर्पज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। स्कोप, स्कोप भी वही चीज है, यानी कि जितने भी आपके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो कवर्ड होने चाहिए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, यानी कि आपका स्कोप क्या है, जैसा आपने पहले उद्देश्य बनाया, भाई हमारा उद्देश्य ये है, अब इस उद्देश्य के जो जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके कवर्ड होने चाहिए, उस उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो क्लियरली वो क्या होने चाहिए, एक्सप्लेन होने चाहिए, स्कोप ऑफ द सर्वे बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी टर्म्स हैं वो पूरी तरह से डिफाइंड होने चाहिए, जितने भी आपके सर्वे से रिलेटेड टर्म्स होंगे वो पूरी तरह से डिफाइंड होने चाहिए, ठीक, उसमें कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी एम्बिगिटी। तो जितने भी टर्म्स हैं सर्वे से रिलेटेड है पूरी तरह से डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है ना, और एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए वो एक से ज्यादा कैटेगरी में ना पड़े, एक यूनिट है तो एक ही यूनिट में कवर हो, ठीक। इसके अलावा हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है, जब आप क्या करते हैं कोई भी जैसे आप कोई भी चीज करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप दोस्तों क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं परिकल्पना, परिकल्पना आप पहले से बनाते हैं कि भैया ये चीज है, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि भैया इंडिया में एवरेज एज 22 है, ठीक, लड़कों की शादी की, तो वो हमारी एक हाइपोथेसिस बन गई। अब उस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, डेटा की मदद से टेस्ट करेंगे कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, अगर वो ट्रू है, डेटा अगर सपोर्ट करती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर वो फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक, उसको हम बोलते हैं परिकल्पना। समझ रहे हैं ना इस चीज को, क्या चीज है, ये कुछ केस के टर्म है, ठीक। अब बात आती है दोस्तों क्वेश्चनर की, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वेश्चनर में क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, ठीक है, या शेड्यूल इसको बोलते हैं, शेड्यूल भी एक ही चीज है, क्वेश्चनर भी होता है, बस इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रखा है, क्वेश्चनर में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, तो इसलिए उसको क्वेश्चनर बोल दिया, ठीक। होता क्या है, डेटा कलेक्शन का एक फॉर्म होता है कि हमने डेटा किसी बंदे को दिया, वो एक क्वेश्चनर होगा, उसमें भरते चला जाएगा फॉर्म। तो देखिए क्या क्या है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी सच दैट इट एक्सट्रैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिपोर्ट, जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, इतने क्वेश्चन होने चाहिए, जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद ईच क्वेश्चन शुड हैव ऑलमोस्ट ऑल अल्टरनेटिव आंसर, जितने भी अल्टरनेटिव आंसर हो सकते हैं वो सारे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके कोई व्यक्ति है, आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं और वो उस ऑप्शन को उसको उसमें मिल ही नहीं रहा, तो जितने भी अल्टरनेटिव आंसर हो सकते हैं वो सारे वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, ताकि वो आसानी से आंसर दे सके, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन शुड बी क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए विदाउट एनी एम्बिगिटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन नेचर, मैंने पहले ही बोला कि एक क्वेश्चन है तो वो उससे एक इंफॉर्मेशन मिल गई, अब अगले क्वेश्चन से भी सेम इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगले क्वेश्चन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, का अर्थ यही होता है कि इनमें देयर शुड नॉट बी एनीथिंग कॉमन, ठीक है ना। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को कैसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ भाई ए इंटरसेक्शन बी शुड बी क्या होना चाहिए, 5, ठीक। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का अर्थ ये आप मान के चलो कि इनके बीच में कुछ भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से मान लो कि आपस में क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट, इस तरह से आप मान सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप देख लीजिए सम वेरी पर्सनल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड, अब बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए उसमें। क्वेश्चनर जो होना चाहिए शुड नॉट बी वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा या टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ज्यादा समय ना ले, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चनर का कॉन्सेप्ट हो गया, तो बहुत आसान से थ्योरी है, बिल्कुल आसान से आपको समझ में आती चली जाएगी। इसके बाद देखिए फील्ड वेयर स्टैटिस्टिक्स इज इनएविटेबल, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जहां पर बिल्कुल
कह सकते हैं इनएविटेबल, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा कहां पर यूज होता है? साइंटिफिक रिसर्च। वेरी साइंटिफिक रिसर्च में दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में आपको डेटा चाहिए होता है और डेटा के बिना आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते, तो वहां पर तो स्टैटिस्टिक्स इनएविटेबल है। इकोनॉमिक्स, बिल्कुल इकोनॉमिक्स बिना स्टैटिस्टिक्स के अधूरी है। इकोनॉमिक्स में प्लानिंग होती है और प्लानिंग विदाउट डेटा नॉट पॉसिबल। इसके अलावा बिजनेस एंड कॉमर्स, मैंने पहले ही बोला बिजनेस के बिना, बिजनेस बिजनेस साइकिल है, उसको समझना है, उसमें आपको डेटा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। जैसे कि आपके टाइम सीरीज एनालिसिस होते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस में भी क्या होता है? बिजनेस फोरकास्टिंग की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें आपको पता लगता है कि इस बिजनेस को हमें कैसे करना है, ठीक है ना। यानी कि हमें कोई डेटा है, हम देखते हैं कि भैया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो बिजनेस है, बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? हमारी सेलिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस की कई टाइप की साइकिल्स होती हैं, उन साइकिल को समझना होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, तो वो जो साइकिल्स होती हैं वो टाइम सीरीज एनालिसिस की मदद से पता लगती हैं, है ना। कभी कभार क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसा होता है कि जो मौसमी होता है, यानी कि जब मौसम आता है तब चलता है, ठीक है ना। कुछ ऐसा होता है रेगुलर बिजनेस होता है, कुछ ऐसा होता है कुछ साल में चलता है, ठीक है ना। इस टाइप का होता है। जैसे अब कुछ क्या होता है कि वो होता है ओकेजनल होता है बिजनेस, लाइक जैसे दिवाली है तो दिवाली के टाइम पे आपने देखा पटाखे वटाखे खूब बिक रहे हैं, या फिर मान लेते हैं उस समय पे ज्वेलरीज या ये सब बिकती हैं, ठीक है। धनतेरस के टाइम पे ज्वेलरीज और ये सब बिकती हैं, या बर्तन वर्तन बिकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं मौसमी होते हैं, जैसे मैंने कहा बोला कि भाई आइसक्रीम है वो गर्मियों के टाइम पे बिकती है, बाकी जाड़ों के टाइम पे बंद रहती है, या कोल्ड ड्रिंक्स है ये सब। तो वो साइकिल्स होती हैं, उन साइकिल को समझना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलर बिकते हैं, कुछ फल्स होते हैं वो लगातार बिकते रहते हैं पूरे साल भर, है ना। कुछ ऐसे होते हैं मौसमी फल। तो उस चीज को ऐसी दोस्तों मैंने बोला फोरकास्टिंग एंड प्रोजेक्शन, उसमें भी काम आता है, ठीक। तो बिजनेस है, कॉमर्स है, वहां पर भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स इनएविटेबल है, इसके बिना ये सब चीजें नहीं चलती। इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, कॉमर्स है, फोरकास्टिंग है, साइंटिफिक रिसर्च, एवरीवेयर स्टैटिस्टिक्स इज इनएविटेबल, ठीक। इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया था, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देयर आर सम अलग टाइप के भी हैं कुछ, ये थोड़ा सा वाले हैं वर्सेस वाले। तो जैसे सर्वे या फिर एक्सपेरिमेंट, सर्वे थ्रू सेंसस और सैंपल इंक्वायरी, ठीक। इसके अलावा एक होती है कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी। कॉन्फिडेंशियल मतलब चुपचाप, ओपन मतलब खुली इंक्वायरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिनल एंड रिपीटेटिव इंक्वायरी, ओरिजिनल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। रेगुलर और एडॉक इंक्वायरी, लिमिटेड और एक्सटेंसिव इंक्वायरी। वैसे दोस्तों ये खैर उतना काम की नहीं है, जो अपने इससे पहले पढ़ी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल इसको आप याद करने को कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद अब आते हैं दोस्तों कुछ टेक्निकल टर्म में। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट बायस्ड एरर। एरर क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, कभी कभार क्या होता है कि हम जब स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब उसको दोस्तों हम स्टैटिस्टिकली ट्रीट करते हैं, तो वहां पर जरूर क्या होते हैं? कुछ एरर होते हैं, ठीक है ना। इनको हम एरर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है नाम एब्सोल्यूट बायस्ड एरर का। एब्सोल्यूट बायस्ड एरर का मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, फिगर को राउंडेड ऑफ करते हैं। राउंडेड ऑफ क्यों करते हैं? ताकि कन्वीनियंट हो लिखने के लिए, ठीक है ना। राउंडिंग इसलिए करते हैं, फिजिक्स में भी दोस्तों इस चीज को बता चुके हैं, लेकिन हालांकि आप समझ लीजिए, आपको फिगर को आसानी से पढ़ने के लिए, कन्वीनियंट के लिखने के लिए आप उसकी राउंडिंग ऑफ करते हैं, या फिर आप उसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि फिगर को आप स्ट्रेटली राउंडेड कर लिया नियरेस्ट लोएस्ट यूनिट या नियरेस्ट हाईएस्ट यूनिट में, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द राउंडेड फिगर इज नोन एज द बायस्ड एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? बायस्ड एरर दोस्तों इसको बोला जाता है। समझना इस चीज को कि अगर आपने क्या किया, कोई जैसे फिगर है, जैसे मान लेते हैं कोई फिगर है, उसको आपने क्या किया? राउंडेड कर दिया नियरेस्ट लोएस्ट यूनिट। अब नियरेस्ट लोएस्ट यूनिट में इसमें क्या होगा कि कोई नियम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप नियम से चलेंगे तो फिर वो अनबायस कहलाएगा, ठीक है। और नियम नहीं होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? अनबायस कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 398, ठीक है ना, या 3, चलो 98 नहीं, 373 ले लेता हूँ। 373 है, इसको मैंने नियरेस्ट 100 में लोअर वैल्यू में किया, तो ये हो गया नियरेस्ट 100 वैल्यू में क्या होगा? 300 लोवेस्ट वैल्यू में, ठीक है ना। तो होगा क्या कि अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालू, 373 माइनस 300, तो ये क्या हो जाएगा? 70। तो 73 का क्या है? एरर है। इसको हम क्या बोलेंगे? बायस्ड एरर, ठीक है ना। अब इसको मैंने राउंडेड किया नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू में, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ राउंडिंग क्या हो जाएगी? 400 में, ठीक है ना। तो 400
373 माइनस 400, तो 373 माइनस 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 27, ठीक है ना। तो 27 माइनस में आएगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, बायस्ड एरर। अब एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बायस्ड एरर। ठीक, तो आपने समझना है कि जब फिगर है उसको राउंडेड कर लिया स्ट्रेट वे टू नियरेस्ट लोएस्ट यूनिट ऑफ राउंडिंग एंड नियरेस्ट हाईएस्ट यूनिट ऑफ राउंडिंग, तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है 373, एस्टिमेटेड वैल्यू है 300, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बायस्ड एरर के नाम से जानेंगे। ऐसे 373 है, 373 से आपने हायर में किया 400, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे बायस्ड एरर। एब्सोल्यूट में क्या होगा, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, तो अब क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट बायस्ड एरर बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसी आता है एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर। अब एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर में क्या है कि देखिए, जब हम राउंडिंग करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो वो क्या बनाएगा, अनबायस्ड एरर कहलाएगा। ठीक है ना, अभी हमने कोई रूल नहीं था। अब रूल क्या है, रूल ये है कि आपका जो राउंडिंग होती है, ठीक है ना, कौन सी राउंडिंग कर रहे हैं। राउंडिंग का मतलब ये है कि आप किस लेवल पे राउंडिंग कर रहे हैं। यूनिट ऑफ राउंडिंग को पहले आपने देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप हाफ ऑफ द यूनिट ऑफ राउंडिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर हाफ ऑफ द यूनिट ऑफ राउंडिंग, जैसे मान लेते हैं हमारी यूनिट ऑफ राउंडिंग है 1, मतलब कि जैसे मैं सिंगल डिजिट पे लेता हूं, तो हाफ ऑफ द यूनिट ऑफ राउंडिंग कितनी हो जाएगी, 0.5। जैसे 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो आपने देखना पड़ेगा कि वैल्यू 0.5 से बड़ी है या छोटी है। अगर आप 0.5 से, जैसे मान लेते हैं ये है 373.6 है, तो 373.6 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 से बड़ी है। तो 0.5 से अगर ये बड़ी है तो नेक्स्ट डिजिट में चला जाएगा, 374 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका मतलब आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली 374 हो गया, रूल के अकॉर्डिंग हुआ। आप क्या करेंगे, 374 में से 373.6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो यही एक्चुअली क्या है, एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर है। समझ रहे हैं, यानी कि जहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे नियमों का। ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड, आप जैसे मान लेते हैं हमारी यूनिट ऑफ राउंडिंग है 10th की यूनिट ऑफ राउंडिंग है, नियरेस्ट 10th वैल्यू देखनी है, तो हम क्या करेंगे, 10/2 करेंगे, यानी कि 5 देखेंगे। तो हम देखेंगे जो लास्ट डिजिट है वो 5 या 5 से अगर बड़ी है तो अब आगे चले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ 396, ठीक है ना। मान लेते हैं यूनिट ऑफ राउंडिंग हमारी कितनी है, 10 है, ठीक है ना। तो अब देखिए लास्ट वाला जो फिगर है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा दिख रहा है 6 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 से बड़ा है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्योंकि 6 से आप आगे एक जाएंगे, ठीक। तो 400 में से कितना कर देंगे, 396 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो दिस इज अनबायस्ड एरर। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर मान लेते हैं ये होता 392 होता, ठीक है ना, और हमारी जो हमने इसको राउंड ऑफ में लिखना है, तो हम देख सकते हैं कि जो लास्ट यूनिट है वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। 390 हो जाएगा तो 392 माइनस 90 यानी कि 2, तो 2 इज अ एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर। तो आपने देखना है कि यूनिट ऑफ राउंडिंग कितनी है। तो यूनिट ऑफ राउंडिंग हमने जैसे 10th है, अब ये 100 वाली होगी, तो 100 वाली में क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। तो आपने देखा होगा कि लास्ट के जो दो फिगर है वो 50 या 50 से अगर ज्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, नियरेस्ट में डाल देंगे 100 वैल्यू पे, ठीक है ना। और 50 से कम है तो फिर उससे लोएस्ट वैल्यू में डालेंगे, तो इसी तरह की चलेगी। तो जो भी आपकी यूनिट ऑफ राउंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका चलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो उसको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है 357, मान लेते हैं हमसे कोई कहता है यूनिट ऑफ राउंडिंग है 100, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो लास्ट में क्या है, लास्ट की दो डिजिट है 57, यूनिट ऑफ राउंडिंग हमारी 100 है, तो यानी कि 50, लास्ट में देखना पड़ेगा 50 से ज्यादा, तो 50 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 400 हो गया। तो 357 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 43। सो दैट इज अवर एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर। ओके, एंड इन द सेकंड केस इफ इट इज 322, तो लास्ट की जो डिजिट है वो आपकी क्या है, 50 से छोटी है। 50 से छोटी है तो नियरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। सो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट अनबायस्ड। एब्सोल्यूट का मतलब है कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है ना। सो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट अनबायस्ड। तो बस जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर काम करना है और कुछ नहीं, ठीक।
अब इसके बाद आता है एवरेज अनबायस्ड एरर। एवरेज अनबायस्ड एरर का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये होता है एवरेज एरर इनटू रूट एन, ठीक है ना। एवरेज एरर क्या होता है, देखिए एवरेज एरर का कुछ मतलब नहीं है। एवरेज एरर का मतलब है लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का एवरेज, उसको हम बोलते हैं एवरेज एरर, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हमारी यूनिट ऑफ राउंडिंग है 100, ठीक है, तो यूनिट ऑफ राउंडिंग में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और मतलब कि मैक्सिमम 0 आप लेफ्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 आप ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 50/2, यानी कि कितना आ गया 25 आ गया। सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं 350 है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप इस तरह से मानो कि 100 है, तो यूनिट ऑफ राउंडिंग है 100, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई बोलता है भाई यूनिट ऑफ राउंडिंग में जैसे मान लेते हैं जैसे 400 है, तो 400 की यूनिट ऑफ राउंडिंग क्या होगी, 400 ही होगी। तो इन दैट केस आपने कितना ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया इसमें 0। अब मान लेते हैं 350 है, तो 350 है, इसमें आपको पता है कि भाई 50 है, फिर तो 50 है, लास्ट में 50 है, 50 से ज्यादा है, तो फिर ये कितनी हो जाएगी यूनिट ऑफ राउंडिंग, कितनी हो जाएगी 400। तो इसमें आपने कितना ऐड किया, मैक्सिमम 50। अब अगर ये मान लेते 349 होता तो फिर इसकी यूनिट ऑफ राउंडिंग क्या होती, 300 होती, आपको कम करना पड़ता। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना छोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम 0 ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एरर बोलेंगे, यानी कि 25 का एवरेज एरर है। समझे कहने का क्या मतलब। अब देखो इसमें एक चीज और बताते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यूनिट ऑफ एरर मान लेते हैं 10, ठीक है ना, 10th तक ही देखना है। तो इसमें क्या है कि मिनिमम आप कितना छोड़ सकते हैं, 0, मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं, 5, ठीक है। मिनिमम 0 ऐड करोगे, मैक्सिमम 5। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई बोलता है भाई 405, तो 405 का क्या हो जाएगा, 405 ही रहेगा राउंडिंग, ठीक है। समझ रहे, 405 की, सॉरी 405 नहीं, मतलब कि 400 की कितनी रहेगी, 400 ही रहेगी। अब अगर मान लेते हैं 405 है, तो 405 की कितनी हो जाएगी, एवरेज में 410 हो जाएगी। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने कितना ऐड किया, 0, और यहाँ पर आपने कितना ऐड किया, 5 किया। अगर ये मान लेते 404 होता, तो 404 में क्या हो जाता, ये, अरे यार, हाँ ये 410 ही मानो, उसको 410 मानो तब सही रहेगा। 410, ये यहाँ पर आपने कितना ऐड किया, 0 ऐड किया, यहाँ पर आपने कितना किया, 5 ऐड किया 410 बनाने के लिए। अब अगर ये 404 होगा तो ये 400 बन जाएगा। ये ऐसा नहीं कि आप इसमें 6 ऐड कर दोगे, 6 ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ऐड कर पाओगे, 5 ऐड कर पाओगे। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम इन दोनों का बट्टे 2 कर दो, यानी कितना हो गया 2.5, दैट इज एवरेज एरर। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज, ठीक है ना, बेसिकली इसको। इसके अलावा n इज द नंबर ऑफ आइटम इन द सेट ऑफ एवरेज एरर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एरर अनबायस्ड। एवरेज अनबायस्ड एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है एवरेज एरर अनबायस्ड इज नथिंग बट एवरेज एरर इनटू √9, रूट ऑफ n, ठीक है ना, इस तरह से। तो एवरेज एरर क्या है, द मीन ऑफ मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू विच इज लाइकली टू बी लेफ्ट ओवर और इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज आपने निकालना है, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एरर से दिखाएंगे, विच इज लाइकली टू बी लेफ्ट ओवर और इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर यूनिट ऑफ राउंडिंग अगर 1 होगी, तो फिर इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.5, भाई यही होगा 0.5 है, और या फिर 0, ये तो उसका 0 और 0.5 उसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें। इसके बाद अगला आता है, देखिए कुछ नियम है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी। स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर आप रीजनेबली लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब आप एक सैंपल लेते हैं ना, तो अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का। यानी कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पॉपुलेशन है, अब मान लेते हैं पॉपुलेशन का अर्थ समझते हैं ना, पॉपुलेशन का अर्थ ये है कि आपके पास जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है, ठीक, एक स्कूल में 800 लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो 800 आपके लिए क्या पॉपुलेशन है, वो डिपेंड करता है कि कहां पर कौन सी चीज से आपने डेटा कलेक्ट करना है, वो आपके लिए पॉपुलेशन है, वो एंटायर पॉपुलेशन है, ठीक। तो पॉपुलेशन से आप जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, उतना ही वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप जितना कम करेंगे वो उतना कम को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी।
यानी कि इट लॉ स्टेट दैट रीजनेबली लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लार्ज ग्रुप आइटम विल बी ऑन द एवरेज बी रिप्रेजेंटेटिव द लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आपने इसको समझना है। थ्योरी प्रोबेबिलिटी में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली क्या है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी सिंपली ये बोलता है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन जितनी भी है उससे जितना ज्यादा हो सके उतना डेटा को कलेक्ट करो, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको उस पॉपुलेशन की तस्वीर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी। बहुत आसान है। इसके बाद ऐसी है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इनर्शिया मतलब कि क्या है, वो ज्यादा स्टेबल होगा डेटा। ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया सिंपली ये कहता है कि लार्ज जो डेटा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन द स्मॉल वंस। ज्यादा जो डेटा होगा वो ज्यादा सुटेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ठीक। इसके अलावा लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर, ये भी थोड़ा अलग टाइप का लॉ है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर सिंपली ये कहता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है, उसमें आपके कुछ डेटा, जैसे मान लेते कुछ डेटा है जो कि स्मॉल है और अपने आप में एक अलग खूबी लिए हुए, समझ रहे हैं, तो चाहे आप इस पॉपुलेशन को कितना ही बढ़ाओ, इस डेटा का इस एंटायर पॉपुलेशन से रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये कहना का मतलब है। ठीक है ना। लॉ ऑफ परसिस्टेंस सिंपली ये बोलता है, जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है, एक स्कूल में मान लेते हैं कई सारे बच्चे पढ़ते हैं। जैसे चलो एक स्कूल छोड़ो, एक क्लास आपने देखी कि मान लेते हैं क्लास में 40 बच्चे हैं। एक क्लास में बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं, 3। मान लेते हैं 3 इसमें बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये बिल्कुल गिफ्टेड चाइल्ड है। तो इनका इस क्लास से जो रेशियो है, वो अगर आप इस क्लास को डबल भी कर दोगे ना, जैसे मान लेते हैं 40 से आपने 80 कर दी क्लास, तो 80 कर दी तो अराउंड 3 है तो वहां पर 6 हो जाएंगे, तो 6/80, मतलब कि रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये जो रेशियो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट ही सेम रहेगा। इस टाइप के बच्चे, या फिर इसमें महामूर्ख टाइप के ऐसे हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे मान लेते हैं क्लास में बिल्कुल महामूर्ख टाइप के ऐसे 4-5 बच्चे हैं यहाँ, ठीक है ना, 4 बच्चे हैं, तो 4/40 से जो रेशियो है, अगर आप इस पॉपुलेशन को डबल या ट्रिपल भी कर दोगे ना, तो इसका जो रेशियो सेम ही रहेगा। उसमें महामूर्ख बच्चे 4-5 और आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है ना। तो इस टाइप का समझिए, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर, यानी कि रेशियो ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ आइटम हैविंग सम डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिनकी अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स है, टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो द पॉपुलेशन साइज इज इमेंसली इंक्रीज। चाहे आप पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज भी कर दो ना, तो भी क्या होगा कि वो जो एवरेज है, यानी कि उनका जो रेशियो है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपने समझना है। ठीक है। अब चाहे स्कूल चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अच्छे बच्चों को भी भर्ती करता होगा, तो कुछ ना कुछ उसमें से ऐसे निकल ही आएंगे जिनका एवरेज सेम हो जाएगा। ठीक। तो ये इसका क्या है, लॉ ऑफ परसिस्टेंस का को आपने समझना है। ठीक है। दिस इज नोन एज अ लॉ ऑफ परसिस्टेंस। ठीक। तो अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल यहां पर हमने लिखा हुआ है, यही चीज है। जैसे एग्जांपल है, देखिए एक स्कूल है दोस्तों जो कि केवल गुड स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। ठीक है ना। इवन सम स्टूडेंट्स विल बी ऑफ पुअर इंटेलिजेंस, तब भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि पुअर इंटेलिजेंस होंगे। द रेशियो ऑफ सच स्टूडेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम इवन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल विल बी डबल और ट्रिपल्ड। ठीक है ना। तो अगर आप कुछ बच्चे का रेशियो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमेशा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक। तो इस चीज को आपको समझना है। तो जैसे मैंने बोला 40 में से 3 है, तो 80 में से क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 90 में से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एकदम एग्जैक्टली होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज। स्टैट्स क्या करता है, हमेशा एवरेज पर बात करता है। वही चीज आपने समझ ली। ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर्स को बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएशन। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएशन का मतलब ये है कि देखिए, वेरिएशन इन अ सैंपल टेंड्स टू रिड्यूस एज द सैंपल साइज इंक्रीज। ये सिंपल सा मतलब है, किसी भी सैंपल में अगर वेरिएशन ज्यादा है तो इसका मतलब सैंपल का साइज काफी छोटा है। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखेंगे उतना ही उसमें वेरिएशन कम होगा। ये इसको सिंपली ये इंडिकेट करता है। तो बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएशन सिंपली ये कहता है कि वेरिएशन होगा सैंपल में, वो कम होगा
अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप डेटा कलेक्ट करेंगे, वेरिएशन उतना ही कम होगा, ठीक है ना। ओके, law of decreasing variance which puts an investigator on sound footing to decide about the adequate sample size which is true representative of population. लॉ ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएशन की मदद से कोई भी इन्वेस्टिगेटर है उसको ये आसानी होती है कि कितना हमें सैंपल साइज लेना चाहिए ताकि हमें एंटायर पॉपुलेशन के बारे में जानकारी मिल सके और कम से कम क्या हो, डेटा में वेरिएशन हो, ठीक है। तो ये एक समझ लीजिए कि क्या क्या इसके फायदे हैं डिक्रीजिंग वेरिएशन के, ये एक लॉ है, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है दोस्तों मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया, राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं इसको। अप्रोक्सीमेशन क्या है, वो मेथड है जिसकी मदद से दोस्तों क्या है, किसी डेटा को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, कन्वीनियंस रहता है किसी भी फिगर को लिखना, ठीक है ना। तो इसकी मदद से क्या है कि हम आसानी से किसी भी डेटा को हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इट इज इजी टू राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि देयर आर सम डिफरेंट मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन में एक होती है एडिंग फिगर, यानी कि फिगर को ऐड कर देना, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, फिगर में इंक्रीज कर देंगे हायर वैल्यू में, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे को कोई कहता है भाई 396.5, तो इसमें हमने क्या कर दिया 390 इसको 7 लिख दिया, तो इसमें हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इन द मेथड गिवन वैल्यू ऑफ द फिगर ऑलवेज इंक्रीज टू नेक्स्ट हायर वैल्यू, उसको हम बोलेंगे एडिंग फिगर। डिस्कार्डिंग फिगर का अर्थ ये है कि हम इसको डिस्कार्ड कर दें, जैसे मान लीजिए 396.4 है तो उसको हमने क्या लिख दिया 396 लिख दिया, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इस फिगर को डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, तो लोअर वैल्यू पे लिख दिया। इन दिस प्रोसेस जस्ट रिवर्स टू एडिंग फिगर, इन दिस मेथड द गिवन वैल्यू इज डिक्रीज टू नेक्स्ट लोअर वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ राउंडिंग, नेक्स्ट लोअर में वैल्यू में डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं एडिंग फिगर, डिस्कार्डिंग फिगर, ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहा है अप्रोक्सीमेशन टू द होल नंबर, तो इसमें वही है, ये तो आपकी हो गई अप्रोक्सीमेशन वाली जो कि हम प्रॉपरली मेथड है। डिस्कार्डिंग फिगर और एडिंग फिगर में तो यह है कि हम ये नहीं चेक करेंगे कि राउंड ऑफ की क्या मेथड है, इसमें हम राउंड ऑफ की वही मेथड रहेगी कि जो हमारी यूनिट वैल्यू है, यूनिट ऑफ राउंडिंग है, उसकी हाफ से अगर ज्यादा है तो फिर उस केस में हम मेथड ऑफ एडिंग लगाएंगे, और अगर हाफ से कम है तो मेथड ऑफ डिस्कार्डिंग लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। अप्रोक्सीमेशन मतलब ये बताता है कि ऐड करना है या फिर डिस्कार्ड करना है, उसके बारे में वो बताता है। मतलब ऊपर होगी मेथड ऑफ एडिंग, एक होगी मेथड ऑफ डिस्कार्डिंग। तो मेथड ऑफ एडिंग या मेथड ऑफ डिस्कार्डिंग कब करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस राउंडिंग मेथड प्रॉब्लम, जो हमारी मेथड प्रॉब्लम जो राउंडिंग ऑफ के जो हमारे रूल्स बने हुए उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी देखो 396.8 है, इसमें मेथड ऑफ डिस्कार्ड लगाएं या फिर मेथड ऑफ एडिंग लगाएं। ऑब्वियसली बात है इसमें मेथड ऑफ एडिंग लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लास्ट में यूनिट ऑफ राउंडिंग है 1 और 1 का आधा होता है 0.5 और 0.5 से दोस्तों क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप समझना है इस चीज को। अब ऐसे अगर मान लेते 392.2 है तो मेथड ऑफ डिस्कार्ड लगानी पड़ेगी, तो 392 हो जाएगा, समझ लीजिए, बस उसी चीज को थोड़ा सा अलग वे में बताया गया, ठीक। इसके बाद देखिए सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर कहां कहां से आ सकता है। एक तो आता है एरर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि जहां से वो आया डेटा वहीं पर ही कुछ ना कुछ एरर होगा। इनएडिक्वेंसी, ठीक, मैनिपुलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सभी दोस्तों क्या हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर के कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। मैनिपुलेट भी हो सकता है, इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, इनएडिक्वेशिबल, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर के कारण हो सकते हैं बेसिकली। इसके बाद एक आता है पॉसिबल एरर। पॉसिबल एरर का सिंपल से मतलब है, देखिए पॉसिबल एरर का मतलब यह है कि जितनी आपकी यूनिट ऑफ राउंडिंग है उसका आपने आधा कर देना है, ठीक है। यूनिट ऑफ राउंडिंग मान लेते हैं हमारी 10 है और प्लस माइनस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल एरर बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 5, जैसे मान लेते हैं यूनिट ऑफ राउंडिंग हमारी कितनी है 10, तो प्लस माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, पॉसिबल एरर होगा। तो +5 और -5 क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करने के बाद उसमें ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास डेटा है 23 और हमारे पास यूनिट ऑफ राउंडिंग है 10, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ राउंडिंग अगर हमारी 10 है तो 23 है, तो देखा जाए तो हमारा कितना होना चाहिए, एक्चुअली होना चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद 20 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो लास्ट वाला फिगर है 5 से छोटा है तो 20 आएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें +5 करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो 20 + 5 यानी कि 25 और 20 - 5 यानी कि 15। तो हमारा जो डेटा होगा किसके बीच में लाई करेगा, 15 से लेके 25 के बीच में लाई करेगा, दैट इज 23। समझ रहे ना? तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पॉसिबल एरर है वो क्या है, वो होता है ±½ इनटू यूनिट ऑफ राउंडिंग। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ पॉसिबल एरर। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा अगर यूनिट ऑफ राउंडिंग 1 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि ±0.5। दिस इज द यूनिट ऑफ राउंडिंग। तो पहले आप राउंड ऑफ कर लो, उसके बाद उसमें प्लस माइनस कर लो, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इंटरवल भी निकाल सकते हो कि जिसके बीच में डेटा आपका लाई करेगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका क्या है, पॉसिबल एरर। तो द इन राउंडिंग वैल्यू ऑफ द नियरेस्ट यूनिट, tens, 100,000, a value less than half the unit of rounding is left over, or greater than half of the unit rounding is increased to the next higher unit. Thus the possible error is ±½ of unit of rounding. बस सिंपली याद करो कितना होता है, +- unit of rounding ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम कहाँ-कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, जनरली प्राइमरी डेटा में इन्वेस्टिगेटर को खुद जाके स्वयं को डेटा को कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना? तो डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट और सर्वे, इट इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा। द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर और इन्यूमरेटर्स इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा। जैसे कि सेंसस डेटा है, डेटा रिलीज इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बुलेटिन्स, डेटा पब्लिश बाय अदर ऑथोरिटीज ऑफ ओरिजिनल फॉर्म आर नोन एज अ प्राइमरी डेटा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेंसस डेटा, जो सेंसस डेटा होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बुलेटिन में जो डेटा रिलीज होता है वो भी आपका क्या होता है, ओरिजिनल या प्राइमरी डेटा के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना? इसके अलावा सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा का मतलब है कि जो हमारी थीसिस पब्लिश होती है, रिसर्च पेपर है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, समराइज सेंसर रिपोर्ट्स हैं, उसको समराइज करके ब्रीफली बता दिया, मंथली एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं सीएसओ के, ठीक? ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके सेकेंडरी डेटा की सेक्रेट श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, आपके पास दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप नेट का भी यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको नेट की मदद से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप उसको पढ़िएगा। कोशिश हम भी करेंगे कि अगर समय मिलेगा तो मैं उसको भी कवर करवाऊँ। तो काइंड ऑफ डिफिशियंसीज ऑफ डेटा, क्या-क्या डेफिशिएंसी हो सकती है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, एक्यूरेसी एंड होमोजेनिटी। इसके बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ। डेटा कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और होमोजेनियस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने दोस्तों ऑलरेडी पढ़ ली है। तो ये दोस्तों हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से दोस्तों आज हम कुछ एमसीक्यू भी कर लेते हैं, ठीक है? क्लासेस मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इस वीक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी। इस वीक के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने सेटलमेंट भी करना है और फिर मेरे को भी अभी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा मुझे भी अपना पूरा का पूरा शिफ्टिंग करनी है, तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा मैं भी व्यस्त हूँ। उसके बाद फिर हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाय द नेक्स्ट वीक हमारा सारा प्रॉपर तरीके से चल जाएगा, ठीक है ना? तो इस बीच का है थोड़ा प्रॉब्लम, बाकी फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर चल जाएगा। तब तक आप दोस्तों रिकॉर्डिंग्स अपनी देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग्स हैं वो, और बहुत सारी चीजें अभी करवाई हैं। बीच में हमने दोस्तों 3-3 क्लासेस ली हैं पर डे की, तो बहुत सारा आपका भी पीछे का छूटा होगा, आप उसको प्रॉपर्ली करें, उसको अच्छे से करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने अभी लास्ट में कवर करवाई हैं, ठीक है ना? मतलब आप मान के चलो 2-3 महीने का कोर्स हमने पिछले लास्ट 1 महीने में करवाया, तो आप उसको आसानी से करें। वो इसीलिए करवाया था क्योंकि आगे जाके मुझे पता था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, देखिए हो ही गई, तो फिर आप आसानी से उनको आप कवर कर सकते हैं। और वी हैव अब हमारे पास काफ़ी अच्छा समय है। देखिए, अभी एलटी के फॉर्म आई भी नहीं है, और एलटी के फॉर्म आपके अभी जल्दी आ भी जाएँगे, लेकिन एग्ज़ाम आपका वही जून में होगा, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखिए, बताइए किसने बोला है स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट? अभी हमने इसके बारे में बताया था। क्या इसका
करेक्ट होगा आंसर। आर ए फिशर टिपेट किसके द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई है? किसके द्वारा दी गई है? स्टैटिस्टिक्स बोथ साइंस एंड आर्ट। व्हाट इज द राइट आंसर? फटाफट से देंगे आंसर, क्या है इसका? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, टिपेट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, who stated that statistics is a branch of applied mathematics which specializes in data, ना, which specializes in data। तो कौन है ऐसी डेफिनेशन देने वाले? ठीक, तो यहाँ पर आप चारों के नाम देखो कौन है भैया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर ए फिशर। फिशर के द्वारा दोस्तों डेफिनेशन दी गई है। ठीक, इसके बाद वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज, ये सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है, या फिर नन ऑफ दीज? सो व्हाट इज द राइट आंसर? स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है? स्टैटिस्टिक्स का यूज कैसे होता है दोस्तों? हमेशा हमेशा एज अ प्लूरल इसका दोस्तों यूज होता है, ठीक है ना। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टूल्स एंड टेक्निक फॉर रिसर्च वर्कर, ये किसके द्वारा बोला गया है? मूड के द्वारा ये बोला गया है, सी वाला ऑप्शन है। इसके बाद देखिए, आउट ऑफ द वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय द फॉलोइंग वर्कर्स व्हिच डेफिनेशंस कंसीडर टू बी मोस्ट एग्जैक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन देने वाले हमेशा से फिशर रहे हैं। तो फिशर की जो सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन है वही मानी जाती है, आर ए फिशर की। Who stated that there are three kinds of lies, lies, damned lies and statistics। तो ये कौन है ऐसे कहने वाले? अभी आपको बताया भी था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में डिस्कस भी काफी किया था। क्या था इसका राइट आंसर बताओ? इसका बी है, अभी बताया था, है ना भाई। डेजराली, डेजराली के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। क्यों भाई? इसके बाद देखो अगला, ये स्टेटमेंट किसने दिया? वेल रैप्ड स्टैटिस्टिक्स इज बेटर देन हिटलर, बिगली इट मिसलीड्स येट इट कैन नॉट बी पिन्ड ऑन यू। हिटलर्स बिग लाई होगा, ये बिगली लिखा है, बिग लाई होगा ये ना। क्या इसका राइट आंसर है? ऑफ कोर्स राइट आंसर इज डैरल हॉफ, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेटा, कौन रिप्रेजेंट करता है डेटा को? सिंगल वैल्यू के, ओनली टू वैल्यू, या फिर ग्रुप ऑफ द वैल्यूज इन द सेट? कौन रिप्रेजेंट करता है डेटा को? चलो बताओ इसको, फटाफट बताओ। क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका? सी वाला करेक्ट है, बिल्कुल। अ ग्रुप ऑफ होल वैल्यू इन अ सेट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल डेटा से तो होता नहीं, ठीक है ना। इट्स स्टैटिस्टिकल डील विथ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, बोथ, या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। हमने पहले बताया कि स्टैटिस्टिकल हमेशा क्या करता है? डील करता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से। अगला देखेंगे, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर क्या है? सेंट परसेंट करेक्ट, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑलवेज इनकरेक्ट, मिसलीडिंग? क्या लगता है? बहुत अच्छा है, बताओ, थोड़ा ध्यानपूर्वक देना आंसर। हाँ वेरी गुड, क्या होगा? बी ऑप्शन राइट है ना। दे आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। मिसलीडिंग मत कह देना, देखो ऐसा नहीं है कि फिर यूज क्या है उसका, अगर हमेशा मिसलीड ही करेंगे वो ना, मिसलीड कर सकते हैं ना, अगर अगर अच्छे से यूज ना किया जाए, लेकिन दे आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, अगला देखो। ऑप्शन देखो अगला क्या है? ए इज द एक्चुअल वैल्यू, ई इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? अभी बताया भी था, एक्चुअल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट एरर, बताओ। ऑब्वियसली बात है, कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अभी तो होता है एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू दोनों का डिफरेंस, अगर बाहर से मॉड ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा भाई।
एब्सोल्यूट एरर में तो यही है ना कि भाई आपने क्या लेना है, मॉड ले लेना है, ठीक है ना। दोनों के बीच का आप क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक, और साथ ही पॉजिटिव साइन रखेंगे, ठीक। तो आपको आना चाहिए चीजें बनानी, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, इज एक्चुअल एरर इज एस्टिमेटेड द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर। चलो रिलेटिव एरर का मैंने आपको फिजिक्स में बताया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। ये हमने फिजिक्स में भी आपको बताया, लेकिन चलो अगर याद नहीं आ रहा तो बना के बताओ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, दिमाग लगा के बनाओ। क्या होगा बताओ, अभी हमने पढ़ा भी था। देखिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सी वाला, ठीक है ना। ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस ए। रिलेटिव एरर में कुछ नहीं करना है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो, एरर से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस ई डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। एस्टिमेटेड वैल्यू से आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, एरर कह रहा हूं मैं। तो मॉड ऑफ ए माइनस ई डिवाइडेड बाई ई, ये क्या बन जाएगा आपका, रिलेटिव एरर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखो, डेटा टेकन फ्रॉम पब्लिकेशन एग्रीकल्चरल सिचुएशन इन इंडिया, उसको कैसा कंसिडर किया जाएगा। प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी, कैसा डेटा होगा। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी डेटा, है ना। कोई पब्लिकेशन है, उसमें एग्रीकल्चरल सिचुएशन ऑफ इंडिया है, उसमें से आपने डेटा को उठाया है, तो वो एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी डेटा कंसिडर किया जाएगा। अगला देखेंगे, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड ऑफ इंक्वायरी कैन बी एडॉप्टेड इफ रिस्पोंडेंट। देखो अगर हम मेल कर रहे हैं क्वेश्चनर को, है ना, तो ये मेथड कब एडॉप्ट की जा सकती है, यानी कि जो हमारा जवाब देने वाला है, अगर वो सिटी में रहता हो, हैव हाई इनकम, आर एजुकेटेड, आर नोन, क्या लगता है। अगर हम किसी को मेल करते हैं तो उसके लिए जो रिस्पोंडेंट है उसका क्या होना जरूरी है, बताओ। हाँ क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या होना चाहिए, उसको एजुकेटेड होना चाहिए, है ना। तभी तो, अब वरना मेल कर दोगे, जब उसको मेल ही खोलना नहीं आएगा, उसको पढ़ना ही नहीं आएगा, तो फायदा क्या है ना। अब पढ़ने को सबसे आसान पड़ता है, इसीलिए तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की जाती है जा जाके ना। अब वो सिटी में रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिटी में रहता है तो उससे हमारा क्या है, सिटी में रहता है उसको आता ही नहीं वहां, सिटी में रह के ना इंटरनेट यूज करता है ना कुछ करता है ना। हाई इनकम से भी कोई मतलब नहीं, उसको एजुकेटेड होना चाहिए, तभी तो जाके वो क्या कर पाएगा, मेल को खोलेगा, मेल का जवाब दे पाएगा ना। तो सी वाला ऑप्शन राइट है इसका। अगला देखेंगे, ये दोस्तों एक स्टेटमेंट है, डिजाइनिंग एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चनर इटसेल्फ विन हाफ द बैटल। मतलब ये सिंपली कह रहा है कि अगर आपने एक बढ़िया क्वेश्चनर बना दिया तो आधा बैटल तो आप जीत गए, ठीक है ना। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया, मैं आपको बता दूं, ये ह्यूज के द्वारा दिया गया है, ये हमने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, इसको याद कर लो। एच ह्यूज के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, ए स्टैटिस्टिकल डेटा आर कलेक्टेड फॉर कलेक्शन डेटा विदाउट एनी पर्पस, गिवन पर्पस, एनी पर्पस, क्या हो सकता है। कभी भी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इट शुड बी फॉर फॉर अ गिवन पर्पस, कोई ना कोई उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, ऐसी थोड़ी कलेक्ट करते हैं ना। तो फॉर अ गिवन पर्पस। अगला देखेंगे, रिलेटिव एरर इज ऑलवेज, रिलेटिव एरर क्या हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, या फिर जीरो, ठीक। क्या होना चाहिए, इस क्या होना चाहिए, रिलेटिव रिलेटिव एरर इज ऑलवेज, ऑलवेज। इसको करेक्ट करेंगे दोस्तों, इसको एक सेकेंड है, इसमें आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। एक सेकेंड यार, इसमें थोड़ा सा हमने ना ये थोड़ा सा फॉर्मूला इसको सही कर लेंगे, ये वाला शायद हमने गलत बता दिया। इस वाले का था दोस्तों बी होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। ये होगा ए माइनस ई अपॉन ई, ये रिलेटिव, एक तो इसमें एब्सोल्यूट नहीं लिखा है ना, एब्सोल्यूट होता है तो ए माइनस ई अपॉन ई है, ये खाली रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होगा। इसमें अगर एब्सोल्यूट होता, उसको ठीक कर लेंगे,
एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर होता तो फॉर्मूला होता मॉड ऑफ ए माइनस सी अपॉन ई। एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और खाली रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो ये तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा, और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिकल एरर रेफर्स टू क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एरर, स्टैटिस्टिकल एरर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक, क्या होता है, अभी पढ़ा था एरर के बारे में, अभी हमने डिस्कस भी किया था। क्या होता है, बी हो जाएगा, है ना, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू क्या क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन इज एप्लीकेबल फॉर, कंप्लीट इन्यूमरेशन कहां पर एप्लीकेबल हो सकती है, knowing the prediction, quantum of export and import, knowing the population, all of the above। कंप्लीट एन्यूमरेशन कहां का एप्लीकेबल हो सकती है, कंप्लीट यानी कि सब जगह यूज करें, क्या हो सकता है बताओ। क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव ना। कंप्लीट एन्यूमरेशन, देखिए अगर आपको किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन के बारे में जानना है, या आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में जानना, के बारे में जाए, कंप्लीट एन्यूमरेशन तो सब जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, पूरे डेटा को उठा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में कंसिस्ट ऑफ, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम हो सकता है, फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम हो सकता है, आइदर वन और बी, नन ऑफ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में दोनों हो सकते हैं ना, आइदर ए और बी। अरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर भी आइटम भी हो सकते हैं। अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम होंगे तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम में अगर एक हद से ज्यादा नहीं होंगे, कुछ ऐसे डेटा होंगे, तो हम कंप्लीट एन्यूमरेशन कर सकते हैं ना, दोनों इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट कंस्टिट्यूट एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, आपने बताना है कि कौन सा इनफाइनाइट पॉपुलेशन को कंसिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑड नंबर, ये तो इनफाइनाइट है। पॉपुलेशन ऑफ वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज, वो भी इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकता है वेट। पॉपुलेशन ऑफ हाइट ऑफ 15 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ हाइट ऑफ 15 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ये भी एक तरह से ऐसा डेटा है जो कि इनफाइनाइट है। पॉपुलेशन ऑफ हेड एंड टेल इन टॉसिंग अ कॉइन सक्सेसफुली, देखा जाए तो ये भी आपका इनफाइनाइट ही आता है। ये सभी इनफाइनाइट पॉपुलेशन के एग्जांपल है। सभी हैं इसमें, तो कौन सा नहीं है, क्यों भाई, पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑड नंबर इनफाइनाइट होते हैं। वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, वेट तो कुछ भी हो सकता है ना, अब वो उसमें भी तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, अब रहेगा जो भी रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट के आसपास ही रहेगा ना। पॉपुलेशन ऑफ हाइट ऑफ 15 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, अच्छा, अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ हाइट्स ऑफ, पॉपुलेशन ऑफ वेट ऑफ, पॉपुलेशन ऑफ हाइट ऑफ 15 ओल्ड ईयर चिल्ड्रन, देखा जाए तो फिर अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो ये दोनों के दोनों फाइनाइट है, फिर अगर उस हिसाब से लगाया जाएगा तो दोनों फाइनाइट होने चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज, ये आपके फाइनाइट ही होंगे अगर आप वेट्स की हम बात करें, चाहे वेट्स अब जो भी हैं, लेकिन न्यूली बॉर्न बेबीज की बात की जाएगी तो फाइनाइट ही होंगे। तो अगर देखा जाए तो दोनों होंगे फाइनाइट। ठीक है, वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज एंड हाइट ऑफ 15 ईयर, अब ये देखा जाए तो ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। पॉपुलेशन ऑफ हेड एंड टेल्स इन टॉसिंग अ कॉइन सक्सेसफुली, हेड और टेल आप लगातार टॉय कॉस
करते जा रहे, टॉस करते जा रहे ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही होगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही होना चाहिए, डज नॉट कंस्टिट्यूट ना, तो बी और सी इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो देंगे, बी और सी होना चाहिए दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन कौन सी लगती है आपको? ये देखो, ऑल लेबर इन अ फैक्ट्री, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। देखिए ये सारे के सारे क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन के एग्जांपल हैं। हाइपोथेटिकल में क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, पॉपुलेशन ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 टू 100। तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन यानी कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो रियल नंबर बिटवीन 0 टू 100, सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, इसके बाद स्टडी बेस्ड ऑन कंप्लीट इन्यूमरेशन इज नोन एज सैंपल सर्वे, पायलट सर्वे, सेंसस सर्वे। क्या लगता है? ऑफ कोर्स राइट आंसर इज सेंसस मेथड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सेंसस सर्वे बोलेंगे, है ना। फटाफट करते हैं आप जरा सा। इफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द यूनिट इज 415 एंड एस्टिमेटेड इज 400, एब्सोल्यूट एरर क्या कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 415 माइनस 400 यानी कितना हो जाएगा, 15 का एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। आसान है। ठीक, इसके बाद इफ 25 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ आइटम इज 50 एंड ये क्या है, अच्छा इफ द एस्टिमेटेड, ये 50 25 क्या है, कुछ अलग है। इफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन आइटम इज 50, एक्चुअल वैल्यू इज 60, रिलेटिव एरर निकालना है। बताओ कितना आ जाएगा रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, एस्टिमेटेड इन दोनों के बीच का दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंस। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ना, तो कितना आ जाएगा, निकालो। निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर से 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 10/50 यानी कि 5 दूनी 10, कितना आ गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। अभी जो हमने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, ए माइनस ई अपॉन ई पढ़ा था ना, तो वही है, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा 0.20, राइट आंसर। अगला देखेंगे, who originally gave the formula of estimation of error। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया, ये हमने नहीं बताया, इसको बॉडिंगटन के द्वारा बताया गया था, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एल बॉडिंगटन के द्वारा बताया गया, ठीक है ना। इसके बाद बॉडिंगटन गेव द फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ एरर ऑफ टाइप। ठीक है ना, तो जो इसके द्वारा फॉर्मूला दिया गया था, जो अभी हमने रूडेन वाला फॉर्मूला आपको बताया था, तो बॉडिंगटन के द्वारा दोस्तों फॉर्मूला दिया गया था, और इस फॉर्मूला को इसने एब्सोल्यूट एरर बायस्ड, एब्सोल्यूट एरर अनबायस्ड, ये दोनों का फॉर्मूला इसने दिया है, तो आप इसको याद कर लेंगे जो हमने निकाले थे। बॉडिंगटन फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर अनबायस्ड इज, इट इज एवरेज एरर इनटू रूट एन, जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ई इंटू रूट एन। ठीक, वही चीज है, फटाफट से आप आंसर देते रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बॉडिंगटन फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव एरर। एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव एरर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एवरेज एरर इंटू रूट एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगा, तो आपका क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कौन सा होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, एवरेज एरर इंटू रूट एन डिवाइडेड बाय ई, तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव एरर बन जाएगा। आप खुद ही समझ सकते हो कि रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, तो डी वाले ऑप्शन से निकल जाएगा। ठीक, ई से डिवाइड कर लो एस्टिमेटेड वैल्यू से। इसके बाद देखिए एक बाउलीज का फॉर्मूला भी है, जो कि एब्सोल्यूट अनबायस्ड एरर का है, वो आपको नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी वाला, 3 अपॉन, मतलब आपने एवरेज एरर डिवाइडेड बाय 3 रूट एन कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इनको याद कर लेना दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे तो 1 अपॉन
यहाँ पर 1/, भी नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए 2/3 रूट एन, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लेना, 2/3 रूट एन, और रूट एन नीचे होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये रूट एन ऊपर है, यहाँ पर नीचे होता तो आंसर होता ये वाला सी वाला होता, तो ये आप मान के चलो बी वाला है, 2/3 रूट एन, ठीक, एवरेज एरर। इसके बाद स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट ट्रू, ट्रू ऑन एवरेज, यूनिवर्सली ट्रू। क्या होना चाहिए? स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ऑलवेज ट्रू ऑन एवरेज, ट्रू ऑन एवरेज, सी वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिकल लॉज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड्स आर ट्रायल एंड एरर मेथड बेसिकली किस पर है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, दोनों पे या दोनों पे नहीं पे। देखिए बेसिकली क्या है, जो आप ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं उसमें आप लगातार ट्रायल लेते हैं, इसका मतलब लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर दोनों पर है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ट्रायल लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा डेटा, जितना लार्ज नंबर पे लेंगे उतनी स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी बनी रहेगी, और उतना ही वो क्या होगा, डेटा आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है, यानी कि उसमें उतना ही स्टेबल होगा वो डेटा, तो दोनों पर बेस्ड है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। इसके बाद अगला एक फिगर है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है 10th प्लेस पे बाय मेथड ऑफ डिस्कार्डिंग फिगर। डिस्कार्डिंग फिगर से इसको 10th प्लेस तक आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। तो डिस्कार्ड करेंगे फिगर को, तो आपको पता होना चाहिए 10th प्लेस है, तो यूनिट ऑफ राउंडिंग कितनी है, 10, 10 का आधा कितना होगा, 5, तो लास्ट डिजिट को देखेंगे 5 या 5 से ज्यादा है, वैसे भी डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट प्लेस है उसको आप हटा ही दो, सिंपली 5 ना, कितना हो जाएगा, 3 2 6 4 6 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लास्ट को आपने हटा देना है, ये इसको हटा दो, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, कितना हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना कि आपने डिस्कार्ड करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐड कर दिया, आपने डिस्कार्ड कर देना है, 10th प्लेस से को सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दो, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 32,64,610 आ जाएगा, डिस्कार्ड कर देना है इसको सीधे सीधे, इस लास्ट वाले को 10, ये वाले पार्ट को, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट टू 10th प्लेस बाय एडिंग फिगर। अब फिर वही देखो, लास्ट वाला जो है 6.8 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके लास्ट में कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा, तो 32 64 620, यानी कि एडिंग फिगर में कितना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ रहे ना, ऐड करना है। इसके बाद अगला देखो, 26,746 अप्रोक्सीमेट टू 100 प्लेस बाय डिस्कार्डिंग फिगर, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे क्या ठहरा, ये हुआ, ये, तो आप लास्ट के 3 डिजिट देखो, इसमें डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है तो इसको हटाओ, 76 को गैप करो, कितना आ जाएगा, 26,400, तो ये कितना हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन राइट, समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद 100 प्लेस बाय एडिंग फिगर, ये लास्ट में क्या करना है, ये ऐड करना है, इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 37, यहाँ पर ऐड करना है, ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। 100 प्लेस है तो 100 प्लेस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, इस तरह से निकाल लोगे, तो सी वाला ऑप्शन राइट, ठीक। 100 प्लेस के हिसाब से करना है, दिमाग लगाओ। ऐसे ही 1000 प्लेस, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में क्या है, 1 2 3 4, ये इसमें क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है तो गायब करो उसको, कितना आ जाएगा, 43,000 आ जाएगा, तो कितना आएगा, बी वाला ऑप्शन राइट, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है 1000 प्लेस बाय एडिंग फिगर, यहां पर आप क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब कि जितना है रिमेनिंग उसमें ऐड कर दो, ताकि ये
एक आगे बढ़ जाए, कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। ठीक, मतलब 500 में आप जितना रिमेनिंग है उसको बना के 1000 बनाओ, उसको एक्स्ट्रा बनाना है, आगे जाना है, ऐड करना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 44,000, यानी कि सी वाला करेक्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर लाइक करिए, और इसके अलावा हमारी जो नई एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।